जय हिंद दोस्तों। आशा करता हूं कि आप सब लोग बेहतर होंगे। मेरा नाम है पंकज शर्मा और मैं स्वागत करता हूं आप सभी का एसएस एकेडमी के ऑनलाइन करंट अफेयर की क्लास में। दोस्तों, करंट अफेयर की ऐसी क्लास जिसमें टॉपिक का कंप्लीट कवरेज होता है। टॉपिक को करंट टू कोर ऐसे डिस्कस किया जाता है कि आप उस टॉपिक के मास्टर हो जाते हैं और जब भी एग्जाम में यहां से आपको कोई प्रश्न देखने को मिलता है तो उसकी छूटने की संभावनाएं बहुत कम हो जाती हैं। आज के सिलेक्शन में भी हम ऐसा ही करंट को डिस्कशन करेंगे, लेकिन सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि कौन कौन से मुद्दे हाल ही में चर्चा में रहे जहां से एग्जाम में प्रश्न आने की संभावना है। क्लियर? और उनमें आपका जो पहला मुद्दा है वो है सीबीआई, केंद्रीय जांच ब्यूरो, सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन। चर्चा में रहा क्योंकि हाल ही में इसके अध्यक्ष बदल गए। तो आज के सिलेक्शन में जानेंगे कि नए अध्यक्ष कौन बने हैं, पहले अध्यक्ष कौन थे, सीबीआई कब बना था, इसकी स्थापना किस अधिनियम के तहत की गई थी और इसका काम क्या है। ठीक, फिर बात करेंगे विशेष ओलंपिक की। विशेष ओलंपिक चर्चा में क्यों रहा? इसके चर्चा में रहने का कारण है इसके ब्रांड एम्बेसडर का बनना। आयुष्मान खुराना को ओलंपिक विशेष ओलंपिक यात्रा का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है, इस वजह से चर्चा का मुद्दा है। तो विशेष ओलंपिक के बारे में बात करेंगे और ओलंपिक शब्द जब आ जाता है तो ओलंपिक की पूरी व्यवस्था को बात करेंगे कि ओलंपिक खेल क्या हैं, कब से शुरू हो रहे हैं, कब कब हुए थे, भारत के कौन कौन से खिलाड़ियों ने ओलंपिक में अपने भारत के अभियान के तहत पदक जीते, इन सभी चीजों पर डिस्कशन करेंगे। क्लियर? उसके बाद हम बात करेंगे अंतरराष्ट्रीय नर्स दिवस के बारे में जो 12 मई को हर साल मनाया जाता है। और अंत में बात करेंगे यशस्वी जायसवाल की, जिन्होंने हाल ही में आईपीएल का सबसे तेज अर्धशतक जड़ा है। मात्र 13 गेंदों में अभी तक किसी ने आईपीएल का इतना तेज अर्धशतक नहीं लगाया है दोस्तों, तो ये याद रखेंगे। तो इन सब चीजों पर अपन लोग डिस्कशन करने वाले हैं डिटेल में। ठीक, चलिए एक एक करके इन सभी टॉपिक पर चर्चा करते हैं। सबसे पहले टॉपिक पर नजर डालेंगे सेंट्रल जांच ब्यूरो के बारे में, सीबीआई के बारे में। ये है प्रवीण सूद जी, इन्हें हाल ही में सीबीआई का नया निदेशक बनाया गया है। तो हम लोग देखते हैं कि सीबीआई के नए निदेशक के तौर पर प्रवीण सूद जी का जो चयन किया गया है वो कहां से किया गया है। तो याद रखेंगे कि ये 1986 की बैच के कर्नाटक कैडर के आईपीएस अधिकारी हैं और इनके पहले सुबोध कुमार जी जो हैं वो 2021 से ही सीबीआई के निदेशक रहे हैं। अब इनकी जगह पर प्रवीण सूद जी को नया निदेशक बनाया है सीबीआई का। क्लियर? जब ये बेंगलुरु शहर में पुलिस आयुक्त के पद पर थे तो इन्होंने यहां पर कुछ अच्छे कदम की, अच्छे मुहिम को शुरू करने में इनका योगदान रहा। इन्होंने नम्मा 100, जैसे हमारे यहाँ पर 100 डायल होता है, वैसे ही कर्नाटक के बेंगलुरु में नम्मा 100 एक आपातकालीन प्रतिक्रिया प्रणाली शुरू की थी। ठीक है, इसके अलावा इन्होंने महिला सुरक्षा पर भी इंपॉर्टेंट अभियान शुरू किए और इसके लिए उन्होंने पुलिस द्वारा प्रबंधित सुरक्षा ऐप चालू किया। तो जब भी एग्जाम में आ जाए कि सुरक्षा ऐप क्या था, तो सुरक्षा ऐप महिला सुरक्षा के लिए विशेष तौर पर कर्नाटक में शुरू किया गया एप्लीकेशन रहा। इसके अलावा पिंक होयसला, याद रखिएगा, पिंक होयसला जो ऐप है वो भी प्रवीण सूद जी जब यहाँ पुलिस आयुक्त के तौर पर रहे उस दौरान किया गया था। मतलब इनके पुराने जो काम रहे हैं वो बहुत अच्छे रहे हैं और इनके एक्सपीरियंस के आधार पर ही कहीं ना कहीं सरकार ने इन्हें सीबीआई का नया निदेशक बनाया है। ठीक है दोस्तों, अब हम बात कर लें थोड़ी बहुत सीबीआई की। तो याद रखिएगा सीबीआई का जो गठन किया गया था वो 1963 में किया गया था। सीबीआई का गठन 1963 में किया गया और इसकी सिफारिश की थी संथानम समिति। संथानम समिति बनाई गई थी। इस समिति की सिफारिश पर ही सीबीआई का गठन किया गया था, इसकी स्थापना की गई थी। सीबीआई की स्थापना की गई थी दिल्ली विशेष पुलिस प्रतिष्ठान अधिनियम के तहत। याद रखिएगा, दिल्ली विशेष पुलिस प्रतिष्ठान एक्ट जो पारित किया गया था उसके तहत ही स्थापना की गई थी किसकी? सीबीआई की, ये ध्यान रखिएगा। और भारत में जो भ्रष्टाचार अधिनियम पारित किया गया था 1998 के तहत, उसी के तहत सीबीआई को काम दिया गया है कि भारत सरकार से संबंधित, भारत सरकार के जितने भी अधिकारी हैं जो उनको लेकर भ्रष्टाचार संबंधी जो भी जांच होगी वो कौन करता है? सीबीआई करता है, ये याद रखिएगा। तो अगर कहीं भी दुर्व्यवहार की बात होती है, भ्रष्टाचार की बात होती है, करप्शन की, तो उसके लिए एक्शन लेने के लिए कौन बनाया गया है? सीबीआई बनाया गया है।
किसके अंतर्गत? भ्रष्टाचार निवारक अधिनियम 1998 के तहत एक्शन लेता है सीबीआई। भारत सरकार से संबंधित जो भी अधिकारी हैं उनके ऊपर ये काम करता है, ध्यान रखना है। इसके अलावा ये अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी काम करता है। भारत के संदर्भ में जो नकली नोट चलते हैं उनको लेकर जांच करता है ये। अगर किसी ने आयात निर्यात में कोई घोटाला किया है तो उसके ऊपर जांच करता है ये। तो इन सभी चीजों को लेकर, धन के लेन देन आयात निर्यात के संबंध में जांच करने का काम करता है सीबीआई। ये आप लोगों को ध्यान रखना है। लेकिन अगर किसी राज्य के संदर्भ में जांच की बात होती है तो राज्य के अनुमोदन के बाद ही सीबीआई कार्यवाही की जाती है। इसलिए आप हरदम न्यूज में सुनते होंगे कि किसी भी राज्य में कोई घटना होती है तो उसके लिए जो भी पीड़ित होता है या पीड़ित का पक्ष होता है वो सीबीआई जांच की मांग करता है और राज्य सरकार से वो मांग की जाती है। राज्य सरकार के रिकमेंडेशन के बाद ही सीबीआई जांच के लिए मुद्दा जाता है किसी भी राज्य का। लेकिन कहीं ना कहीं इसकी जो हाल ही में कुछ ऐसे निर्णय लिए गए हैं या पिछले कुछ सालों में जिसके चलते सीबीआई के कार्यवाहियों को लेकर, उसकी क्रियाओं को लेकर क्वेश्चन मार्क विपक्ष उठाता रहा है। और जब सुप्रीम कोर्ट में इसके लिए केस गया तो सुप्रीम कोर्ट ने भी इसकी कुछ गतिविधियों को लेकर इस पर कहीं ना कहीं बोल सकते हैं कि फटकार भी लगाई थी और इस पर एक स्टेटमेंट भी दिया गया सुप्रीम कोर्ट की तरफ से। इसकी आलोचना करते हुए कहा गया इसे पिंजरे में बंद तोता जो कि अपने मालिक की आवाज में ही सुर मिलाता है। तो ये भी कहा गया है। तो एग्जाम में अगर पूछा जाता है कि पिंजरे में बंद तोता जो है वो तुलना किसकी की गई है तो वो सीबीआई की थी सुप्रीम कोर्ट के एक स्टेटमेंट में। ये भी आपको ध्यान रखना है। तो ये सीबीआई रहा जो आपको ध्यान रखना है कि 1963 में स्थापित हुआ था। किसके तहत? दिल्ली विशेष पुलिस प्रतिष्ठान अधिनियम के तहत संतानम समिति की सिफारिश पर भारत सरकार से संबंधित जो भी अधिकारी हैं उनके जितने भी मानव दुर्व्यापार हो, दुर्व्यवहार हो, भ्रष्टाचार हो, ऐसे सभी मुद्दों की जांच सीबीआई के द्वारा की जाती है। ठीक है, अब हम बात करते हैं दोस्तों विशेष ओलंपिक की। आयुष्मान खुराना जो भारतीय बॉलीवुड स्टार है, इन्होंने हाल ही में बर्लिन, जर्मनी के बर्लिन में जो विशेष ओलंपिक यात्रा हुई है उसके लिए ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। ठीक है, तो इस वजह से विशेष ओलंपिक चर्चा में है। जो हाल ही में ग्रीष्मकालीन विशेष ओलंपिक खेल जो है 2023 में ये 16वें हो रहे हैं। कहाँ हो रहे हैं? जर्मनी के बर्लिन में हो रहे हैं। ठीक है, इसमें 24 खेल होंगे टोटल, लगभग 170 देश पार्टिसिपेट करेंगे और 7000 के आसपास खिलाड़ी इसमें शामिल हो रहे हैं। किसमें? विशेष ओलंपिक्स में, जो कहाँ? जर्मनी के बर्लिन में हो रहे हैं, याद रखिएगा। ठीक है, अब चूंकि दोस्तों विशेष ओलंपिक के कारण ओलंपिक शब्द तो डिस्कशन में आ ही गया चर्चा में। इसके अलावा एक और चीज याद रखेंगे कि हम हमारे देश में और वैश्विक स्तर पर देख रहे हैं कि 2020 में ओलंपिक खेल होने थे, लेकिन 2020 के जो ओलंपिक खेल थे वो कोरोना के कारण टल गए और उन्हें 2021 में टोक्यो में आयोजित किया गया और 2021 में उन्हें टोक्यो में आयोजित किया गया। वहीं 2022 के भी ओलंपिक हुए। 2022 के जो ओलंपिक हुए थे दोस्तों, वो ओलंपिक कहाँ हुए थे? बीजिंग में। ये शीतकालीन ओलंपिक थे बीजिंग वाले। तो ये ग्रीष्मकालीन ओलंपिक जो थे वो टोक्यो में हुए और शीतकालीन ओलंपिक जो थे वो 2022 में कहाँ हुए? बीजिंग में हुए, चाइना में। तो ये दो खेल हो चुके हैं और अगला ओलंपिक जो होगा 2024 में वो कहाँ होगा? फ्रांस में होना है। तो कहीं ना कहीं ओलंपिक जो है वो बहुत ज्यादा चर्चा का मुद्दा है, रिलेवेंट मुद्दा है एग्जाम की दृष्टि से। तो मुझे लगता है कि एग्जाम से डेफिनेटली आपसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। अब एग्जाम से आपसे इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं वो कुछ भी पूछे जा सकते हैं, जैसे कि पहले ओलंपिक कब हुए थे, भारत ने ओलंपिक में पदक कब जीता था, सबसे कम उम्र में ओलंपिक पदक जीतने वाला खिलाड़ी, सबसे ज्यादा उम्र में ओलंपिक पदक जीतने वाला खिलाड़ी, सबसे ज्यादा बार ओलंपिक पदक जीतने वाले खिलाड़ी कौन है, इसमें पुरुष कौन है, महिला कौन है, इन सब चीजों को लेकर अलग अलग प्रश्न आपसे पूछे जाते हैं। तो आज हम उन सभी प्रश्नों के उत्तर इस लेक्चर में तलाशते हैं। ठीक है, चलिए अगर हम बात करें ओलंपिक की दोस्तों, तो ओलंपिक जो है वो कहीं ना कहीं यूनान की एक परंपरा रही है। यूनान में लगभग 776 ईसा पूर्व के आसपास ही एथेंस जो वहां की ग्रीस की राजधानी है, वहां पर पहली बार ओलंपिक खेलों का आयोजन हुआ था। तब से वहां पर ये ओलंपिक खेल चलते चले आए हैं। लेकिन उस समय की हम बात करें तो इनका जो स्वरूप था वो धार्मिक स्वरूप रहा है, याद रखिएगा, धार्मिक स्वरूप था उस समय से। तो कहीं ना कहीं चालू हुए। लेकिन अगर हम बात करें इसके उद्देश्य की और आधुनिक ओलंपिक की, तो आधुनिक ओलंपिक जो शुरू हुए हैं वो 1896 से शुरू हुए हैं। ठीक है, 1896 में ग्रीस
की राजधानी जो एथेंस है, यहां पर पहली बार इनका आयोजन किया गया था। और इनका उद्देश्य क्या रखा गया? सम्मान, भाईचारा, मित्रता और विश्व को एकजुट रखना। तो जब भी एग्जाम में पूछ ले कि ओलंपिक का जो उद्देश्य है, वो उद्देश्य क्या है, तो सम्मान है, भाईचारा है, मित्रता और विश्व को एकजुट रखना ही इसका मुख्य उद्देश्य है ना। और आधुनिक ओलंपिक कब आए थे? 1896 में ग्रीस एथेंस में। पहली बार कब हुए थे? 776 ईसा पूर्व में यूनान के एथेंस में हुए थे। अब बात करें कब होते हैं, तो हर 4 साल में एक बार होता है। अगर आप लोगों से पूछा जाता है कि ओलंपिक साल में या कब कब होते हैं, तो याद रखिएगा 4 साल में एक बार ओलंपिक का आयोजन होता है। और इसकी जो अवधि होती है, उस अवधि को क्या कहा जाता है? ओलंपियाड। तो जब भी ओलंपियाड शब्द आ जाता है तो आपको वो भी समझना है ओलंपियाड शब्द से क्या तात्पर्य, ठीक है। कितने प्रकार का होता है ओलंपिक? 4 प्रकार का होता है। ग्रीष्मकालीन होता है, शीतकालीन होता है, पैरा ओलंपिक होता है और यूथ ओलंपिक होता है। एक एक करके इसको देखते हैं। जो ग्रीष्मकाल में आयोजित होते हैं वो ग्रीष्मकालीन, जो सर्दी में आयोजित होंगे वो शीतकालीन, ठीक है। इसके अलावा पैरा ओलंपिक जो होते हैं वो विकलांग जो वर्ग होता है, जिसके लिए हमारे देश में शब्द प्रयोग किया जाता है दिव्यांगजन। तो दिव्यांगजन जो होते हैं उनका जो ओलंपिक आयोजित किया जाता है वैश्विक स्तर पर, उसको पैरा ओलंपिक कहते हैं आप। और यूथ ओलंपिक जो होता है वो 18 साल से कम उम्र के जो बच्चे होते हैं उनको इसमें शामिल करवाया जाता है, ताकि उन्हें आगे के ओलंपिक खेलों के लिए प्रोत्साहित किया जाए, उनके इंटरेस्ट को जगाया जा सके। तो उस ओलंपिक को यूथ ओलंपिक कहते हैं, ठीक है। अगर ओलंपिक खेलों की कमेटी की बात करें दोस्तों, तो याद रखना है ओलंपिक खेलों के लिए कमेटी है इंटरनेशनल पर IOC, जिसे हम बोलते हैं इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी। इसकी स्थापना कब की गई थी? 23 जून 1894 को। तो एग्जाम में अगर पूछता है कि ओलंपिक कमेटी कब बनाई थी इंटरनेशनल लेवल पर, तो वो बनाई थी 23 जून 1894 को, ठीक है। इसके संस्थापक कौन थे? तो पियर डी कॉबर्टिन, ये इसके संस्थापक थे। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? तो हेडक्वार्टर है लुसाने, स्विट्जरलैंड में। कई बार एग्जाम में क्वेश्चन आया है। इसके अलावा इसके प्रथम अध्यक्ष कौन थे? डेमेट्रियस विकलस। और वर्तमान में कौन है? वर्तमान में है थॉमस बॉच। तो ये इनके अध्यक्ष हैं। तो इस प्रकार की व्यवस्था याद रखना है। ये तो वैश्विक स्तर पर हो गया, लेकिन भारतीय स्तर पर भी ओलंपिक के लिए समिति है, जिसको हम बोलते हैं भारतीय ओलंपिक संघ, इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन कहा जाता है। अब ये एसोसिएशन, इसकी स्थापना की गई थी 1927 में। तो अंग्रेजी काल में ही ये भारत में स्थापित किया गया एक संगठन था। ये वो समय था जब भारत में साइमन कमीशन को लेकर व्यवस्थाएं चल रही थी, ठीक है। मुख्यालय की बात करें तो इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। पहले अध्यक्ष जो थे भारतीय ओलंपिक संघ के वो थे दोराबजी टाटा, 1927 से 1928 तक रहे थे। और वर्तमान में कौन है? तो PT उषा जी हैं। ये आप लोगों को ध्यान रखना है, ठीक है। तो ये भारतीय ओलंपिक संघ की बात हो गई और इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी की बात हो गई, ठीक है दोस्तों। चलिए इसके बाद हम लोग डिस्कशन करते हैं कि ओलंपिक से रिलेटेड और इंपॉर्टेंट क्या चीज थी। तो ओलंपिक दोस्तों जो है कि 1896 से लगातार होते हैं हर 4 साल में, लेकिन पहले विश्व युद्ध और सेकंड विश्व युद्ध के कारण 3 बार आयोजन नहीं हुआ है। 1916 में जो होने वाले थे वो पहले विश्व युद्ध के कारण नहीं हुए, और 1940 और 1944 में जो ओलंपिक होने वाले थे वो सेकंड वर्ल्ड वॉर के कारण नहीं हुए थे। तो एग्जाम में आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि ओलंपिक किस वर्ष आयोजित नहीं किए गए थे। तो तीनों वर्ष आप लोग याद रख लीजिएगा, क्लियर। चलिए इसके अलावा 1896 कहाँ हुए थे? एथेंस में हुए थे, ठीक है, ये याद रखिएगा। और ये ग्रीष्मकालीन ओलंपिक थे। और जो पहले ओलंपिक थे उसमें 14 देशों ने भाग लिया था, 200 खिलाड़ी थे और 43 खेल शामिल किए गए थे पहले ओलंपिक में। ये भी आप लोगों को ध्यान रखना है। लेकिन अगर हम शीतकालिक ओलंपिक की बात करें तो शीतकालिक ओलंपिक हुए सबसे पहले 1924 में, याद रखिएगा। पहले शीतकालिक ओलंपिक कब हुए थे? 1924 में। मतलब ओलंपिक खेलों की शुरुआत में जो पहला कॉन्सेप्ट आया था, शुरू हुआ था, वो पहला कॉन्सेप्ट जो था वो कौन से ओलंपिक का था? तो आप लोग याद रखेंगे कि पहला कॉन्सेप्ट जो था वो ग्रीष्मकालीन ओलंपिक का था, जो 1896 से चला आ रहा था। लेकिन जो दूसरे ओलंपिक थे शीतकालीन ओलंपिक, वो 1924 में पहली बार हुए थे। और कहां हुए थे? पहली बार फ्रांस में हुए थे, ठीक है। उसके बाद बात करें दोस्तों तो 1992 तक इसके बाद से ग्रीष्मकालीन और जो शीतकालीन ओलंपिक थे वो दोनों एक साथ होते थे। कई बार एग्जाम में यहां से क्वेश्चन पूछ सकता है, वो आपसे सीधे सीधे क्वेश्चन पूछेगा कि ग्रीष्मकालीन और शीतकालीन दोनों ओलंपिक एक साथ कब हुए थे, कब तक हुए थे। तो 1924 में शीतकालीन ओलंपिक प्रारंभ हुए फ्रांस में। उसके बाद से 1992 तक ये दोनों के दोनों ओलंपिक ग्रीष्म और शीत एक साथ होते थे।
उसके बाद से क्या किया, इनको अलग अलग कर दिया गया। ठीक है, ये याद रखिएगा। इसके बाद हम लोग एक और चीज पे बात करें, पैरा ओलंपिक की। दोस्तों जब पैरा ओलंपिक की बात करते हैं तो पैरा ओलंपिक पहली बार 1960 में हुए थे। तो एग्जाम में आपसे पूछता है पैरा ओलंपिक जो दिव्यांग जनों के ओलंपिक होते हैं वो ओलंपिक पहली बार कब हुए थे, तो 1960 में हुए थे। और कहां हुए थे, इटली में हुए थे। पैरा ओलंपिक जो गेम थे वो 1960 में इटली से शुरू हुए थे, जिसमें 23 देश के लगभग 400 एथलीट जो होते थे, खिलाड़ियों ने हिस्सा भी लिया था। इसके अलावा हम बात करें यूथ ओलंपिक पहली बार में 2010 में शुरू किया गया कॉन्सेप्ट था और पहली बार ये सिंगापुर में हुए थे। अगर हम यूथ ओलंपिक की बात कर लेते दोस्तों तो एक बात याद रखिएगा कि यूथ ओलंपिक जो होते हैं वो 18 वर्ष से कम उम्र के जो बच्चे होते हैं उनके लिए शुरू की गई व्यवस्था रही है। कौन सी, तो याद रखना यूथ ओलंपिक की व्यवस्था। ठीक, चलिए तो ये तो बात हो गई किसकी, ओलंपिक के अलग अलग प्रकार की, कि कौन कौन से प्रकार के ओलंपिक होते हैं और ओलंपिक खेल कब नहीं हुए थे और कब कब ओलंपिक खेल चले आ रहे हैं। ठीक है, इसके बाद एक और स्टेप की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। अगला स्टेप जो है वो है कि जो ज्यूस देवता हैं इनके, यूनान के, उनके लिए एक धार्मिक उत्सव था ये सम्मान के लिए। अब ये धार्मिक उत्सव था तो इनके जो एक राजा हुए है ना, उन्होंने क्या किया, 393 ईस्वी के आसपास रोमन सम्राट जो थे जिनका नाम था थियोडोसियस, इन्होंने ओलंपिक पर प्रतिबंध लगा दिए थे, क्योंकि ये जो थे भगवान वाली व्यवस्था पर विश्वास नहीं करते थे। तो भगवान से संबंधित बता दिया, धर्म से संबंधित बता दिया था, तो कहीं ना कहीं डियोडोसियस ने इनको बंद कर दिया था। लेकिन बाद में फिर इनकी शुरुआत आधुनिक तौर पर की गई है। अगर हम बात करें ओलंपिक शब्द की पहली बार प्रयोग की तो विलियम शेक्सपियर जो थे, इन्होंने लगभग 1561 के आसपास इसको इस शब्द के तौर पर नाम दिया था। ठीक है, और नाम भी ऐसे पड़ता है पहले इसका, क्योंकि ये एथेंस के ओलंपिया शहर में हुए थे, इसलिए इनको बोल सकते हैं ओलंपिक नाम बाद में मिला है। कुछ लोग ये कहते हैं कि ओलंपिक पर्वत पर हुए थे इसलिए इनको ओलंपिक खेल कहते हैं। क्लियर, चलिए आगे बढ़ते हैं। 1900 में जो ओलंपिक हुए थे, ये ओलंपिक की दो बड़ी बात थी। एक तो ये कि पहली बार था कि भारत का दल इसमें शामिल हुआ था, और दूसरा ये कि पहली बार इन ओलंपिक में महिलाओं को शामिल किया गया था। तो अगर एग्जाम में पूछता है कि महिलाओं को पहली बार किस ओलंपिक में शामिल किया गया था, तो आप बोलेंगे कि कौन से 1900 के ओलंपिक में शामिल किए गए थे। एक बात और इंपॉर्टेंट है, जब आप ओलंपिक को देखते हैं, उसके झंडे को देखते हैं, तो उस झंडे में आपको 5 अलग अलग कलर की रिंग दिखाई पड़ती हैं। उनमें कलर कौन से होते हैं, नीला कलर होता है, पीला कलर होता है, लाल कलर होता है, काला कलर होता है और हरा कलर होता है। ये पांचों के पांचों जो अलग अलग कलर हैं, ये अलग अलग महाद्वीपों को दर्शाते हैं। अब कुछ लोगों का कहना होता है कि इनका महाद्वीपों से कोई संबंध नहीं है, लेकिन फिर भी अगर कुछ जगह पर देखें तो इनका संबंध अलग अलग महाद्वीपों से बताया गया है। लेकिन यहाँ देखिए, नीला रंग जो है वो यूरोप को बताता है, पीला रंग जो है वो एशिया को बताता है, लाल रंग जो है अमेरिका को बताता है, काला रंग जो है वो अफ्रीका को बताता है और हरा रंग जो है वो ऑस्ट्रेलिया को बताता है। तो 5 अलग अलग कलर के रिंग 5 अलग अलग स्थानों को दर्शाते हैं यहाँ पर। तो ये याद रखिएगा, 5 कॉन्टिनेंट 5 कलर रिंग के जो है वो बताते हैं ओलंपिक के। अगर इस ओलंपिक के झंडे की बात करें दोस्तों तो याद रखिएगा कि 1914 में पियरे डी कोबर्टिन ने 1914 में ये झंडा बनाया था। लेकिन पहली बार जो एंटवर्प ओलंपिक थे 1920 के, वहां पर इसको पहली बार फहराया था। तो 1914 में इसको बनाया था, लेकिन पहली बार फहराने का काम किया था इस झंडे को एंटवर्प ओलंपिक्स में, जो कि 1920 में आयोजित किए गए थे। तो यहां से पूरी व्यवस्थाएं जो ओलंपिक्स की है दोस्तों वो चालू हो गई हैं प्रॉपर तौर पर। इसके बाद हम देखें तो ओलंपिक में एक मशाल जलाने की परंपरा भी है। आप लोगों ने देखा होगा कि ओलंपिक में मशाल जलाने की परंपरा है। ओलंपिक की जो मशाल होती है दोस्तों, उसमें एक विशेष बात है कि वो कहीं ना कहीं देवताओं के प्रति है। तो जब भी ये मशाल का कार्यक्रम होता है तो यूनान के जो देवता रहे इनके, उस देवता के सामने सूर्य की किरणों से वो मशाल जलाई जाती है, जिसे ओलंपिक के स्थानों तक ले जाया जाता है। और जब समापन हो जाता है खेल का तो उस मशाल को बुझा दिया जाता है। ठीक है, तो ये मशाल का जो कार्यक्रम है दोस्तों वो 1928 से शुरू हुआ एम्स्टर्डम खेलों से। 1928 में जो एम्स्टर्डम ओलंपिक खेल थे वहां से मशाल जलाने का कार्यक्रम आपको देखने को मिलता है। और इसमें एक शुंभकर भी होता है जिसको हम मस्कट कहते हैं। जिसका शुंभकर है वो एक प्रकार से किसी न किसी विशेष संदेश को, विशेष मुद्दे को दर्शाने वाला होता है। तो मस्कट का जो प्रारंभ हुआ वो 1968 से प्रारंभ हुआ। तब से हर बार जब भी ओलंपिक खेल होते हैं
तो इनका एक अलग मोटिव, अलग निशान बना दिया जाता है जो एक अलग चीज को कहीं ना कहीं उस समय हाईलाइट करने का काम करता है। ठीक है, तो ये व्यवस्था ओलंपिक में आपको देखने को मिलती है अभी तक। अगर हम बात करें दोस्तों टोक्यो ओलंपिक की, तो टोक्यो ओलंपिक जो थे 2021 में हुए हैं। ये जो टोक्यो ओलंपिक है जो 2021 में हुए हैं, इनके बारे में एक बात ध्यान रखना, ये ओलंपिक 2020 में होने वाले थे, लेकिन हुआ क्या कि ओलंपिक 2020 में होने वाले थे, हो नहीं पाए क्योंकि कोविड-19 चल रहा था, कोरोना वायरस। तो कोरोना वायरस के कारण टोक्यो में ओलंपिक 2020 में नहीं हो पाए, तो उन्हें 2021 में आयोजित किया गया था। ठीक है, तो ये याद रखना है। और टोक्यो जो है वो एकमात्र इसके माध्यम से शहर बन गया जहां 2 बार ग्रीष्मकालीन ओलंपिक की मेजबानी हुई है। तो ये भी आप लोग फैक्ट याद रख लीजिएगा। यहाँ पर 206 देशों ने भाग लिया था, 11,000 से ज्यादा प्रतिभागी आए थे, 33 खेल थे और लगभग 339 प्रतियोगिताएं हुई थी। ये याद रखना आप लोगों को। कहा? टोक्यो ओलंपिक में। कभी कभी ये भी क्वेश्चन पूछ लेता है। और टोक्यो ओलंपिक में जैसे मैंने बताया एक शुंभकर एक मस्कट होता है, वो था मिराई टोवा। मिराई टोवा जो था इसका मस्कट था, जो इस प्रकार से दिखाई पड़ता है। ये टोक्यो ओलंपिक 2021 का मस्कट रहा, शुंभकर रहा। और इसमें जो मिराई शब्द है इसका अर्थ है भविष्य, और टोवा शब्द जो है उसका अर्थ है अनंत काल तक। क्लियर? तो कहीं ना कहीं सामंजस्य, नवाचार की ध्वनि जो है वो इससे कहीं ना कहीं आपको प्रतीत होती है। तो मिराई टोवा इसका कहीं ना कहीं क्या है, आपको शुंभकर मिलता है। और ये निशान आप लोगों को याद रखना है। एग्जाम में ये क्वेश्चंस बहुत ज्यादा आते हैं दोस्तों, तो जब भी एग्जाम में ये क्वेश्चंस आ जाएं तो तुरंत लगा दीजिएगा। ठीक, चलिए इसके बाद हम बात करते हैं टोक्यो ओलंपिक में भारत के पदकों की। तो हम इस लेक्चर में भारत के पहले के ओलंपिक के पदकों की भी बात करेंगे। ठीक है, भारत ने अभी तक 24 अलग अलग चीज पार्टिसिपेट करके लगभग 35 मेडल जीते हैं ओलंपिक में अभी तक, सन 1900 से लेके तो 2023 तक की बात कर रहा हूं मैं। ठीक है, उसमें से 2021 के टोक्यो ओलंपिक की कहीं ना कहीं ये पदक थे। इसके पहले के जो पदक विजेता उनको हम लोग आखिरी में देखेंगे। तो 2021 में जो टोक्यो ओलंपिक हुआ था उसमें भारत ने 7 पदक जीते थे और भारत जो है वो 48वें स्थान पर रहा था। ठीक है, 7 पदक जीते थे, भारत 48वें स्थान पर रहा था। इसके अलावा एक और चीज याद रखेंगे कि सबसे प्रथम स्थान पर था अमेरिका। अमेरिका जो रहा उसने 39 गोल्ड मेडल जीते थे और नंबर 1 पोजीशन पे था वो टोक्यो ओलंपिक में। याद रखिएगा, भारत का 48वां स्थान था, 7 पदक जीते थे भारत ने। इन 7 पदकों में 1 गोल्ड मेडल था, 2 सिल्वर मेडल थे और 4 ब्रोंज मेडल थे। याद रखेंगे। यहां पर नीरज चोपड़ा की बात करें तो नीरज चोपड़ा ने भाला फेंक प्रतियोगिता में स्वर्ण पदक जीता था। तो याद रखिएगा, स्वर्ण पदक जीतने वाले जो टोक्यो ओलंपिक में भारतीय थे वो थे नीरज चोपड़ा। इसके बाद बात करें तो मीराबाई चानू ने 49 किलोग्राम भारोत्तोलन में रजत पदक जीता था। तो मीराबाई चानू ने क्या जीता? रजत पदक। उसके बाद रवि कुमार दहिया ने 57 किलोग्राम फ्री स्टाइल कुश्ती में रजत पदक जीता था। फिर आती पीवी सिंधु, एकल बैडमिंटन में कांस्य पदक जीता था। फिर आते हैं लवलीना बोर्गोहेन, मुक्केबाजी में कांस्य पदक जीता था। बजरंग पुनिया आते हैं, 65 किलोग्राम फ्री स्टाइल कुश्ती में कांस्य पदक जीता था। फिर आते हैं हॉकी टीम ने कांस्य पदक जीता था। ये बहुत दिनों बाद रहा कि भारतीय हॉकी टीम ने ओलंपिक में पदक जीता। एक समय ऐसा था जब भारत में मेजर ध्यानचंद जी का दौर था, रूप सिंह जी का दौर था, तो हम हर साल हर बार ओलंपिक में गोल्ड मेडल जीतते थे। उस पर भी हम लोग डिस्कशन करेंगे कि क्या स्थिति थी। लेकिन अब बात करते हैं बीजिंग ओलंपिक में। बीजिंग ओलंपिक जो 2022 में हुए थे, ये कहीं ना कहीं ग्रीष्मकालीन नहीं शीतकालीन ओलंपिक थे। तो बीजिंग के जो ओलंपिक थे वो शीतकालीन ओलंपिक थे, लेकिन बीजिंग में शीतकालीन ओलंपिक होने के साथ ही चाइना का जो बीजिंग है वो पहला स्थान बन गया है जहां पर ग्रीष्मकालीन और शीतकालीन दोनों संस्करणों की मेजबानी हो चुकी है। ये याद रखिएगा, जो शीतकालीन ओलंपिक होते हैं वो बेसिकली ऐसे स्थानों पर होते हैं जहां पर बर्फ ढकी होती है। तो इस हिसाब से ये बहुत इंपॉर्टेंट रहे। और इसका शुंभकर, इसका मस्कट क्या था? बिंग ड्वेन ड्वेन। ये बिंग ड्वेन ड्वेन है, पांडा दिखता है जो कहीं ना कहीं स्पेस सूट पहना हुआ है। याद रखिएगा, तो बिंग ड्वेन ड्वेन किसका मस्कट रहा? तो बीजिंग ओलंपिक 2022 का। बिंग का अर्थ है बर्फ और यह पवित्रता और शक्ति का भी प्रतीक है। ड्वेन का मतलब है बच्चों का प्रतिनिधित्व करने वाला। क्लियर? यहाँ पर इसका जो पूरा शरीर है वो बर्फ का है और इसे बताया गया अंतरिक्ष यात्री जैसा सूट पहनाया गया है।
जो अनंत संभावनाओं को साथ साथ भविष्य में नई प्रौद्योगिकी को गले लगाने को लेकर एक प्रकार से बात करता है, संदेश देता है। ये शुंभकर था बीजिंग ओलंपिक का। अगर हम बीजिंग ओलंपिक की बात कर ले दोस्तों, तो भारत ने इसमें पार्टिसिपेट करने से मना कर दिया था, इसका बहिष्कार किया था। क्यों किया था बहिष्कार? क्योंकि भारत और चाइना का गलवान घाटी जो है यहाँ पर झड़प चल रही थी। अब इस झड़प के कारण कहीं ना कहीं भारत अपना विरोध जता रहा था, तो भारत ने इस ओलंपिक में अपना विरोध जताने के लिए कहीं ना कहीं इसमें पार्टिसिपेट करने से मना कर दिया था। तो इसका कहीं ना कहीं भारत के द्वारा विरोध किया गया, याद रखना, ठीक है। क्यों? क्योंकि भाई कहीं ना कहीं ओलंपिक का उद्देश्य आप लोगों को पता चला है कि मित्रता की भावना, सम्मान की भावना, और आप एक तरफ क्या कर रहे हो, भारत के साथ इस प्रकार की नीति को अपना रहे हो, और दूसरी तरफ आप ओलंपिक जैसे व्यवस्था में संदेश देने की कोशिश करते हो, तो इसलिए कहीं ना कहीं भारत इसमें शामिल नहीं हुआ था। अब बात करते हैं दोस्तों सबसे ज्यादा ओलंपिक पदक की। तो सबसे ज्यादा ओलंपिक पदक जीतने की हम बात करते हैं तो अमेरिका के जो माइकल फेल्प्स हैं, इन्होंने टोटल 28 पदक जीते हैं, जिनमें से 23 पदक गोल्ड मेडल हैं। तो इनके पास एक अलग रिकॉर्ड है। पुरुष अमेरिकी तैराक हैं, इन्हें सबसे ज्यादा ओलंपिक पदक जीते हैं। अगर महिला की बात करते हैं तो पूर्व सोवियत संघ की जिम्नास्टिक हैं लारिसा लैटिनिना, इन्होंने कुल 18 पदक जीते हैं। और सबसे ज्यादा पदक जीतने वाला देश के अगर नाम की बात करें तो सबसे ज्यादा पदक जीतने वाला देश जो है वो अमेरिका, जिसने लगभग 2522 पदक जीते हैं। क्लियर? एक ही ओलंपिक में सबसे अधिक स्वर्ण पदक जीतने वाले की बात करें तो माइकल फेल्प्स हैं, जिन्होंने 2008 के बीजिंग ओलंपिक में लगभग एक साथ हम बोल सकते हैं 8 के आसपास पदक जीते थे, ठीक है। इसके अलावा हम बात करें महिलाओं में तो जर्मन तैराक है क्रिस्टिन ऑटो, इन्होंने 1988 के शिलोंग ओलंपिक में एक साथ लगभग 6 पदक जीते थे। इस प्रकार से ये सबसे ज्यादा पदक जीतने वाली महिला, सबसे ज्यादा पदक जीतने वाले पुरुष कहाँ, एक ही ओलंपिक में, और वो भी कौन से पदक, स्वर्ण पदक। जिस माइकल फेल्प्स की तो हम बात ही करते कि जिस भी खेल में पार्टिसिपेट कर रहे थे, जिस भी उसमें तो वहां पर इन्होंने स्वर्ण पदक जीता, जहां भी जाते वहां स्वर्ण पदक जीता था, ठीक है। इसके अलावा हम बात करते हैं दोस्तों एक ही इवेंट में लगातार सर्वाधिक स्वर्ण पदक जीतने वाले की। तो एक ही इवेंट में सर्वाधिक स्वर्ण पदक जीतने वालों में पुरुष की बात कर लें तो अमेरिका के कार्ल लुइस, इन्होंने लंबी कूद में जीता। अल्फ्रेड ऑटर, इन्होंने डिस्क थ्रो में जीता। और डेनमार्क के पॉल एल्फ्स्ट्रॉम, इन्होंने सेलिंग में जीता था। तो लगभग लगातार 4 खेलों में 4 स्वर्ण पदक जीते गए हैं, ये इसकी बात है। इसके अलावा महिलाओं में बात करें तो जापानी पहलवान है काओरी इको, इन्होंने लगातार 4 पदक जीते थे। ये किसकी बात थी? तो एक ही इवेंट में लगातार सर्वाधिक ओलंपिक पदक जीतने के लिए। कौन से पदक? स्वर्ण पदक। अब बात करते हैं सबसे कम उम्र में ओलंपिक पदक विजेता की। ये मैं व्यक्तिगत आधार पर बात कर रहा हूं, ठीक है। व्यक्तिगत आधार पर अगर देखें तो महिलाओं में डेनमार्क की इंगे सोरेनसेन है। 1936 के बर्लिन ओलंपिक में 200 मीटर ब्रेस्ट स्ट्रोक में इन्होंने कांस्य पदक जीता था और इनकी उम्र लगभग 12 साल के आसपास थी। वहीं पुरुषों की बात करें तो डेनमार्क के ही निल्स स्कोंगलुंग जो थे, इन्होंने 1920 के एंटवर्प ओलंपिक में डाइंग इवेंट में रजत पदक जीता था। इनकी उम्र लगभग 14 साल के आसपास थी। तो ये सबसे कम उम्र में व्यक्तिगत ओलंपिक पदक विजेता हैं दोस्तों, ये याद रखिएगा। इन्होंने व्यक्तिगत रूप में ओलंपिक पदक जीता है। इसके बाद हम देखते हैं किसके बारे में, सबसे कम उम्र में ओलंपिक पदक विजेता टीम के रूप में, है ना। एक टीम में का आप हिस्सा रहे हो और आपकी टीम ओलंपिक जीत गई हो। तो यहां पर पुरुष की बात करें तो जिम्नास्टिक है दिमित्रियोस लाउट्रॉस। ये लाउड्रॉस जो है इन्होंने 1896 के ओलंपिक में कांस्य पदक जीतने वाली टीम का हिस्सा थे। इस समय इनकी उम्र थी केवल 10 साल 218 दिन। अगर महिला की बात करें तो 11 साल 302 दिन की इतालवी लुइगिना गियावोटी, इन्होंने 1928 के एम्स्टर्डम ओलंपिक में महिला जिम्नास्टिक टीम के हिस्से के तौर पर रजत पदक जीता था। ये उस टीम की हिस्सा थी, कौन सी टीम की? महिला जिम्नास्टिक टीम की। तो इन्होंने केवल 11 साल में ही पदक जीत लिया था टीम के हिस्सा से। अगर सबसे कम उम्र के ओलंपिक स्वर्ण पदक की बात करें तो सबसे कम उम्र में ओलंपिक स्वर्ण पदक जीतने वाली महिला थी, कौन थी? मार्जोरी गेस्ट्रिंग। 1936 के बर्लिन ओलंपिक में 13 साल की उम्र में इन्होंने जीत लिया था पदक। और बात करें पुरुषों की तो जापानी तैराक कुसुओ कितामुरा, इन्होंने केवल 14 साल की उम्र में ही स्वर्ण पदक जीत लिया था। कहां? 1932 के लॉस एंजल्स खेलों के अंतर्गत तो काय में फ्री स्टाइल स्वर्ण पदक जीता था। तो ये सबसे कम उम्र के स्वर्ण पदक जीतने वाले खिलाड़ी रहे, जिनके नाम आपको याद होना चाहिए, ठीक है। इसके बाद हम बात करते हैं अगली स्लाइड में दोस्तों
सबसे अधिक उम्र के ओलंपिक चैंपियन कौन थे? तो स्वर्ण पदक जीतने वाले थे पुरुष, स्वीडिश शूटर ऑस्कर स्वान, इनका नाम याद रखिएगा। स्वीडन के थे, शूटर थे ऑस्कर स्वान, इनका नाम था। 1920 के एंटवर्प ओलंपिक में 100 मीटर रनिंग डियर डबल शॉट टीम में इन्होंने 72 साल की उम्र में स्वर्ण पदक जीता। देखो 72 साल 279 दिनों में जीता था, सबसे ज्यादा उम्र के पुरुष थे। महिलाओं में बात करें तो यूएसए की एलिजा पोलक जो थी, इन्होंने 63 साल 331 दिन में 1904 के ओलंपिक में तीरंदाजी प्रतियोगिता में पदक जीता था। तो ये सबसे उम्र दराज हैं। लेकिन ओलंपिक में सबसे अधिक बार हिस्सा लेने वाले खिलाड़ी की बात करें तो पुरुषों में कनाडाई घुड़सवार थे इयान मिलर, इन्होंने 1972 से 2012 तक लगभग 10 बार ओलंपिक खेलों में भाग लिया, है ना। और महिला की बात करें तो जर्मन इतालवी केनोअर जोसेफा जो रही, इडेम ग्वेरिनी जो रही, इन्होंने 1984 से 2008 तक लगभग 8 ओलंपिक में हिस्सा लिया है। तो कहीं ना कहीं सबसे ज्यादा बार ओलंपिक में हिस्सा लेने वाले खिलाड़ियों का नाम भी आपके सामने मौजूद है दोस्तों, तो इनको लिख लीजिएगा, एग्जाम में यहाँ से सीधा सीधा प्रश्न आ सकता है। इसके बाद बात करें तो भारत का ओलंपिक अभियान की, भारत ने अभी तक 24 ओलंपिक खेलों में भाग लिया है, जिनमें से 35 पदक भारत ने जीते हैं। ठीक है, सबसे पहला अभियान जो हुआ था दोस्तों 1990 से हुआ था, कहां पर? पेरिस फ्रांस में हुआ था। इसमें भारत की तरफ से नॉर्मन प्रिचर्ड जो थे, इन्होंने शामिल हुए थे और इन्होंने 200 मीटर स्प्रिंट और 200 मीटर बाधा दौड़ हर्डल रेस जो होती है, इसमें 2 रजत पदक भी जीते थे। तो ये भारत के लिए पहली बार ओलंपिक में पदक जीतने वाले भी थे। इसके अलावा हम बात करें देश की आजादी के बाद, तो आजाद होने से पहले नॉर्मन प्रिचर्ड ने भारत के लिए अपना इंडिविजुअल मेडल जीत लिया था, ये भी आप लोगों को ध्यान रखना है। तो भारत के लिए पहला इंडिविजुअल मेडल जीतने वाला कोई था, तो वो कौन था? नॉर्मन प्रिचर्ड थे, ध्यान रखना है। इसके बाद हम बात करें भारत के अभियानों की, तो भारत की जो पुरुष हॉकी टीम रही है उसने स्वर्ण पदक जीता था एम्स्टर्डम 1928 में। एम्स्टर्डम में ये गेम हुए थे 1928 के। भारत की हॉकी टीम कहीं ना कहीं मेजर ध्यानचंद का इसमें इंपॉर्टेंट रोल रहा। नीदरलैंड के खिलाफ फाइनल खेला गया था, उस फाइनल में ध्यानचंद जी ने हैट्रिक मारी थी और भारत ने बिना एक भी गोल खुद के खिलाफ दागे यहाँ पर फाइनल जीत लिया था, ये स्वर्ण पदक जीता। उसके बाद भारतीय हॉकी पुरुष टीम ने लॉस एंजल्स के 1932 के गेम में भी स्वर्ण पदक जीता, इसमें भी मेजर ध्यानचंद जी और रूप सिंह जी का बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहा। इसके बाद भारतीय टीम को लगभग स्वर्ण पदक जीतने की, ओलंपिक पदक जीतने की आदत सी हो गई थी, है ना। 1928, 1932, 1936, 1948, 1952 लगातार ओलंपिक में जब जब भारत की हॉकी टीम गई तो भारत की टीम ने स्वर्ण पदक जीता था। ठीक है, हम बात करें 1952 के गेम में, तो केडी जाधव ने कांस्य पदक जीता था और मेंस बैंटम वेट रेसलिंग हेलेंसिकी में 92 में पदक जीतने वाले थे। भारतीय हॉकी पुरुष टीम ने फिर स्वर्ण पदक जीता कब? 1956 में मेलबर्न में। भारतीय हॉकी पुरुष टीम ने रजत पदक जीता कब? 1960 में। ये वो समय था जब पाकिस्तान के थ्रू हम लोग हार गए थे, तो यहाँ पर पाकिस्तान की टीम जीत गई थी। उसके बाद भारतीय हॉकी टीम जो थी उसने फिर टोक्यो 1964 के ओलंपिक में स्वर्ण पदक जीता। भारत पाकिस्तान तीसरी बार आमने सामने आए थे फाइनल में और हमने 1960 की जो हार थी उसका बदला ले लिया था यहाँ पर। ठीक है, तो ये पूरी व्यवस्था हुई। उसके बाद हम बात करें तो भारतीय पुरुष हॉकी टीम जो थी वो कांस्य पदक जीतती है मैक्सिको सिटी के ओलंपिक 1968 में। इसके बाद भारतीय हॉकी टीम ने कांस्य पदक जीता म्यूनिक 1972 के गेम्स में। उसके बाद भारतीय हॉकी पुरुष स्वर्ण पदक जीतती है मॉस्को के 1980 के गेम्स में। इसके बाद लिएंडर पेस, यहां से नाम बदलता है, अब हम हॉकी में नहीं आ रहे हैं दोस्तों, हॉकी में हम लोगों का नाम अब नहीं आ रहा है, वो दौर चला गया। अब हम हॉकी में देखिए बहुत दिनों बाद पदक लेते दिख रहे हैं क्या, कि लिएंडर पेस ने कांस्य पदक जीता था टेनिस में, अटलांटा में 1996 में हुए थे गेम्स। कर्णम मल्लेश्वरी जो थी उन्होंने कांस्य पदक जीता था वुमेन्स में 54 किलोग्राम वेट लिफ्टिंग में, सिडनी 2000 में जीता था ये। ठीक है, तो एग्जाम में आएगा कर्णम मल्लेश्वरी ने ओलंपिक में पदक कब जीता था, तो सिडनी ऑस्ट्रेलिया के ओलंपिक सन 2000 में, तो उनमें जीता था। इसके अलावा राज्यवर्धन सिंह राठौर ने रजत पदक जीता था, यहाँ पर शूटिंग में जीता था इन्होंने 2004 में जो एथेंस में गेम्स हुए थे उसमें। ठीक है, इसके बाद बात करें तो अभिनव बिंद्रा ने स्वर्ण पदक जीता था 10 मीटर एयर राइफल में बीजिंग में जो 2008 में हुए थे ओलंपिक इनके अंतर्गत। इसके अलावा विजेंद्र सिंह मुक्केबाज थे, इन्होंने कांस्य पदक जीता था बॉक्सिंग में, कब? बीजिंग 2008 में ही। इसके बाद सुशील कुमार जो थे उन्होंने कांस्य पदक जीता था 66 किलोग्राम कुश्ती में, बीजिंग में 2008 में ही जीता था। इसके अलावा गगन नारंग कांस्य पदक जीतते हैं राइफल में और शूटिंग में लंदन के ओलंपिक 2012 में।
इसके अलावा सुशील कुमार ने रजत पदक जीता था 66 किलोग्राम रेसलिंग में लंदन 2012 ओलंपिक में। तो सुशील कुमार ने 2008 में भी जीता और 2012 में भी जीता। पहले कहां से जीता था उसको इन्होंने रजत पदक में कन्वर्ट कर लिया था 2012 के लंदन ओलंपिक में, ठीक है। इसके बाद बात करें तो विजय कुमार रजत पदक जीतते हैं लंदन ओलंपिक 2012 में पिस्टल शूटिंग में। इसके बाद मेरी कॉम जो थी वो भी कांस्य पदक जीत चुकी है वुमेन्स बॉक्सिंग में लंदन 2012 में, ठीक है। इसके अलावा योगेश्वर दत्त ने भी कांस्य पदक जीता 60 किलोग्राम कुश्ती लंदन 2012 में। साइना नेहवाल ने कांस्य पदक जीता बैडमिंटन में लंदन 2012 के ओलंपिक्स में। इसके अलावा पीवी सिंधु ने रजत पदक जीता बैडमिंटन में रियो ब्राजील में जो ओलंपिक हुए थे 2016 में। इसके बाद बात करें दोस्तों तो साक्षी मलिक ने भी कांस्य पदक जीता है 58 किलोग्राम रेसलिंग में 2016 के रियो ओलंपिक में। तो ये सभी भारत के ओलंपिक पदक विजेता थे और हाल ही में 2021 के जो टोक्यो ओलंपिक हुए उसमें भारत को 7 पदक मिले, वो भी आप लोगों को मैंने पहले ही बता दिया। तो जिन जिन लोगों को पदक मिले उन सभी की सूची आप लोग याद कर लीजिएगा, ठीक है। इसके बाद बात करें दोस्तों अगला टॉपिक अंतरराष्ट्रीय नर्स दिवस। अंतरराष्ट्रीय नर्स दिवस 12 मई को मनाया जाता है। 12 मई को हर साल मनाते हैं, लेकिन पहले ये जनवरी 1974 से शुरू किया गया। तो प्रारंभ में जनवरी में मनाया जाता था, लेकिन मई में इनको बनाने का कारण था फ्लोरेंस नाइटिंगेल के जन्म को लेकर। फ्लोरेंस नाइटिंगेल जो था उन्होंने भारत में आधुनिक नर्सिंग की शुरुआत की थी, इसलिए इनको इंपॉर्टेंस दी गई और इनके जन्म दिवस को भारत में नर्सिंग डे के तौर पर सेलिब्रेट किया जाने लगा। हर साल नर्सिंग डे जो बनाया जाता है उसकी अलग अलग थीम होती है। 2023 में जो नर्सिंग डे बनाया गया उसकी थीम थी हमारी नर्सें हमारा भविष्य। इस थीम के साथ मनाया गया, ये डे याद रखना है, क्लियर। और नर्सों का महत्व आप लोगों को कोविड-19 के दौरान तो पता चली गया होगा, जब इतनी हाहाकार मच रही थी तो भारत की इन्हीं नर्सों ने कहीं ना कहीं इसमें योगदान दिया था। अब बात करें तो आईपीएल के इतिहास के सबसे तेज अर्धशतक की, यशस्वी जायसवाल ने आईपीएल के इतिहास का सबसे तेज अर्धशतक लगा दिया है मात्र 13 गेंदों पर ही, क्लियर। यशस्वी जायसवाल जो है वो उत्तर प्रदेश में जन्मे हैं, तो उत्तर प्रदेश के भदोही में इनका जन्म हुआ था, लेकिन ये जो अपना क्रिकेट का करियर है ये मुंबई की तरफ से खेलते हैं, ठीक है। तो मुंबई की तरफ से खेलते हैं, लेकिन आईपीएल में राजस्थान रॉयल्स की टीम की तरफ से खेल रहे हैं। इन्होंने आईपीएल में शतक भी लगा दिया और सबसे तेज अर्धशतक लगाने का रिकॉर्ड भी यशस्वी जायसवाल के पास ही है, क्लियर दोस्तों। तो ये आज के सारे टॉपिक्स से जो हम लोगों ने डिस्कस किए, आशा करता हूं कि आप लोगों को अच्छा लगा होगा और हम अगले लेक्चर में फिर नए टॉपिक के साथ आपके साथ रहेंगे। तब तक के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।